सुप्रभात, आप सभी का स्वागत है आज की इस 14th में 2025 के डेली करंट अफेयर के सेशन में। मैं दिव्यांशु पांडे आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वॉरियर्स का वेलकम करता हूं फैक्ट क्लिकर के इस सेशन में, जहां पर हम आज के इस क्लास में इंपॉर्टेंट नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल इवेंट्स को कवर करेंगे, उनकी डीप एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे पूछे जा सकते हैं उसको हम जरूर इसमें कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप सभी इस सेशन से लगातार जुड़ते जाइए, फैक्ट क्लिकर के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पिछले क्लास में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसके साथ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि द इंडियन पार्लियामेंट comprises of options are the Lok Sabha only, Raj Sabha only, President and the two houses Raj Sabha and the Lok Sabha, and the fourth option is Raj Sabha and Lok Sabha। तो जो हमारा पार्लियामेंट है, सदन है, वो किस प्रकार बनता है, किनको मिलाकर बनता है, ये आपको बताना है और इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते जाइए। मेरे अनुसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, यानी कि ऑप्शन सी है, जिसमें भारत की पार्लियामेंट राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर हमारा पार्लियामेंट बनता है। ठीक है, यहां पर आप सभी देख सकते हो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के तीन स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें प्रेसिडेंट भारत का राष्ट्रपति, हमारी राज्यसभा जिसको अपर हाउस कहा जाता है और लोकसभा जिसको आपका लोअर हाउस कहा जाता है। और यहाँ पर आप इस चार्ट को देख पा रहे हो कि किस तरीके से हमारा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और हमारी जो न्यायपालिका रहा करती है वो इसमें आती है। तो इस प्रकार से भारत का सुचारू रूप से व्यवस्था चलती है। यहाँ पर गवर्नमेंट भी 3 टियर में रहता है, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और आपकी लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रहा करती है। इसी के साथ चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के पहले इवेंट की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन एयरफोर्स के वॉरियर के साथ इन्होंने आदमपुर एयरबेस पे मुलाकात की। अब आदमपुर एयरबेस कहां पर है ये आपको कमेंट करके बताना है, अभी मैं उसको भी कवर करूंगा। सबसे पहले देखिए, आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट पिक्चर है वो ये है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे एयरफोर्स के द्वारा इस प्रकार से सल्यूट किया जाता है वो सल्यूट कर रहे हैं। और इनके पीछे क्या है, पीछे तो देखो, पीछे ये है हमारा S-400 जिसको सुदर्शन चक्र हमारे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा नाम दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री हमारे भारतीय वायुसेना के सभी वॉरियर के साथ मिल रहे हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हो भारतीय वायुसेना का विमान MiG-29। तो अधिकतर 70% से ज्यादा हमारे पास जितने भी वेपन्स हैं वो रशियन ओरिजिन के हैं और इनके द्वारा काफी बेहतरीन तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में मुकाबला पाकिस्तानी का किया गया था। इस ऑपरेशन में सबसे अहम भूमिका निभाई थी भारत के मल्टीपल स्टेज एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा, जिसमें S-400 एक था। इसको ट्रिम के नाम से भी जानते हैं रशिया में, ट्रिम का अर्थ होता है विजय और भारत में इसका नाम क्या रखा गया है, सुदर्शन चक्र रखा गया है। भगवान विष्णु का जो मुख्य अस्त्र है जिसको वो अपने इस उंगली में धारण करते हैं उसको सुदर्शन कहा करते हैं और ये सुदर्शन भारत के एयर स्पेस की सिक्योरिटी किया करता है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से हमारे पास टोटल 3 सुदर्शन चक्र रखे हुए हैं जो कि टोटल 400 किलोमीटर तक के एयर डिफेंस एरिया को कवर करते हैं और पाकिस्तान के जो भी फाइटर जेट्स आ रहे थे, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स आ रही थी, उनको ध्वस्त करने का काम इस सुदर्शन 400 के द्वारा भली भांति किया गया। साथ ही साथ इस ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि भारत ने बड़ी मात्रा में इजरायली एयरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा बनाए गए हरूफ लॉइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल किया। ये म्यूनिशंस क्या होते हैं, लॉइटरिंग का मतलब यही होता है कि कोई पर्टिकुलर एरिया है उसको आपको टारगेट करना है तो इस प्रकार के ड्रोन को आप भेज दीजिए, वो उसके चारों ओर चक्कर मारेगा, सर्वेलेंस करेगा। इसमें आपके कैमरा रडार लगा रहता है और इसमें एक्सप्लोजिव रहते हैं और वहां पे जाके ये फट जाता है, यानी कि आत्मघाती ड्रोन रहता है जिसको इजराइल ने भारत को दिया हुआ है। और वहीं पर MR-SAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का यूज भारत ने किया था, जिसमें हमारी
आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, हमारा समर और आकाश तीर इंटीग्रेटेड जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने काफी अहम भूमिका निभाई थी। कल ही यानी कि आपके 12 मई को जो है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा देश को संदेश भी दिया गया था 8 बजे, जिसमें उन्होंने कहा कि इफ देयर इज ऑन गोइंग टू बी एनी टॉक विद पाकिस्तान इट विल बी अबाउट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अगर भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्ता होगी तो वो वार्ता सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। पाकिस्तान हैज प्रिपेयर्ड टू स्ट्राइक एट आवर बॉर्डर्स, इंडिया स्ट्रक एट द हार्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हमारे एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की, हमारे सिविलियंस को टारगेट बनाया, लेकिन भारत ने उनके हार्ट पर, जहां पर उनका दिल था वहां पर जाकर हमला किया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपको याद ही होगी, क्या बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां पर आप सभी बीच में देख पा रहे हो एयर मार्शल को। एयर मार्शल हमारे डीजीएमओ हैं एयरफोर्स के, ये डीजीएमओ आर्मी के, ये डीजीएमओ आपके इंडियन नेवी के हैं। जो एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती हैं उनके द्वारा कहा गया था, एक रामचरित मानस का दोहा कोट किया गया था। उन्होंने कहा था कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीति। ठीक है, हाथ जोड़कर देख लिया, आशा का हाथ बढ़ाकर देख लिया, लेकिन अब हमारी आशा किससे है? ब्रह्मोस से है। और ब्रह्मोस से सबसे बड़ी निराशा किसको है? हमारे दुश्मनों को है। वहीं पर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आपके 7 मई की सुबह को पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के टोटल 9 टारगेट्स को हिट किया गया था। अभी इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत के द्वारा काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक वॉरफेयर का यूज किया गया। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि ये काइनेटिक और नॉन काइनेटिक होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे काइनेटिक वॉरफेयर के बारे में। सो काइनेटिक वॉरफेयर इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ डायरेक्ट फिजिकल फोर्स सच एज एयर स्ट्राइक, आर्टिलरी, ग्राउंड असॉल्ट टू डिफीट एन एडवर्सरी। ठीक है, यानी कि आप उस पर हमला करोगे। नॉन काइनेटिक में क्या होता है? सो दिस स्टडी डू नॉट रिलाई ऑन डायरेक्ट फिजिकल स्ट्राइक बट इंस्टेड टारगेट एनिमीज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंफॉर्मेशन और साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ये सभी इंक्लूड होती हैं। भारत के प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस में जाकर हमारे जवानों का उन्होंने हौसला बढ़ाया और उनके साथ बात भी की है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और कल ही हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा एक ट्वीट किया गया और कहा गया कि ऑपरेशन किलर, ठीक है, इसको किलर ही मेरे ख्याल से बोलेंगे, केलर है, क्योंकि वहां पर एक जगह है जम्मू कश्मीर के शोपिया की तरफ, और वहां पर हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा टोटल 3 कुख्यात आतंकवादियों को मार गिराया गया। और ये काम किया है राष्ट्रीय राइफल्स के द्वारा, जिनका गठन 1990 में किया गया था। काउंटर इंसर्जेंसी ये फोर्स कहलाती हैं और ये जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉयड थी, लेकिन अभी इनका डिप्लॉयमेंट मेनली जम्मू कश्मीर में आपका है। इनका मोटो दृढ़ता और वीरता है, दृढ़ता और वीरता है। इनके सभी जवानों के पास AK-47 राइफल आपकी रहा करती है। आदमपुर एयरपोर्ट के बारे में बात करें तो ये एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है भारत का और इंडियन एयरफोर्स का बेस है, जिसकी लोकेशन जालंधर, होशियारपुर, पंजाब में आपकी लोकेटेड है। और वहां से मोदी जी के द्वारा एक सख्त संदेश पाकिस्तान को भी दिया गया। अगर हम बात करें सो इट इज अ एयरपोर्ट विच इज अ होम टू स्क्वाड्रन 47 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स, नंबर 223 स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन एयरफोर्स। यहाँ पर आपके अंडरग्राउंड हैंगर हैं और एशिया का सबसे लार्जेस्ट आपका हैंगर है, जिसमें MiG-29 और MiG-21 जैसे इंटरसेप्टर विमान लगे हुए हैं। मोदी जी के पीछे देखिए क्या लिखा हुआ है, वाई NAV पायलट्स डोंट स्लीप वेल। ठीक है, क्योंकि भारतीय वायुसेना है, उनके डर के कारण, खौफ के कारण पाकिस्तानी सेना कभी भी चैन से नहीं सो पाती है। इसी के साथ हम नेक्स्ट इवेंट की तरफ चलेंगे, इसका नाम है बायंस। ठीक है, फाइनेंस आपने सुना है, इसी प्रकार से बायंस है। यहाँ पर कहा गया है कि भूटान बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू इंटीग्रेट क्रिप्टो पेमेंट्स। जी हाँ, द रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान हैज टेकन अ मेजर स्टेप towards digital innovation in tourism by launching cryptocurrency based payment system through a strategic partnership with Binance Pay and the DK Bank। तो इन दोनों के साथ मिलकर इन्होंने क्रिप्टो करेंसी को इंटीग्रेट किया है अपने बैंकिंग सिस्टम में, जिससे कि टूरिज्म को ये आपका बढ़ा सके। इस मूव से भूटान
is the first sovereign country to officially integrate crypto payments into national tourism policy, offering global travelers seamless cashless experience। ठीक है, विश्व के कई देश के लोग जो आपका ट्रेवल करते हैं भूटान की तरफ या फिर कई अन्य देशों में, तो उनका पेमेंट मेथड अलग होता है। तो क्रिप्टो करेंसी में अगर आपको करना है पेमेंट तो वो आप कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया है? पहला, प्रमोट कैशलेस ट्रेवल फॉर ग्लोबल टूरिस्ट, encourage financial inclusion especially in rural Bhutan, reduce foreign exchange friction and transaction cost, position Bhutan as a technological leader in sustainable and smart tourism। वहीं पर भारत और भूटान के संबंधों की बात करें, यहाँ पर आप मैप पे देख पा रहे हो कि भूटान कहाँ पर है। काफी छोटा सा देश है और भारत के साथ इनकी सीमा मिलती है। सो हाईलाइटेड बाय ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप which was first signed in 1949 and renegotiated in 2007। फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन दोनों देशों के बीच 1968 में इसकी शुरुआत की गई और सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भारत ने IM ट्रैड को आपका शुरू किया है, जिसका फुल फॉर्म इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम होता है। 1961-62 में इसको साइन किया गया था और इसमें भारतीय फौजें भूटानीज फोर्स को अपने तरफ से ट्रेनिंग दिया करती हैं। हमारी जो सीमा सड़क संगठन है जिसको हम BRO के नाम से जानते हैं, उन्होंने भूटान में रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट दंतक भी शुरुआत की थी। और मैं आपको बता दूं कि हर साल 7 मई को हमारी BRO का एनिवर्सरी होता है, क्योंकि आज से 67 साल पहले अर्थात वर्ष 1960 में इंडियन आर्मी ने BRO की स्थापना की थी। इनका मोटो श्रमेण सर्वम साध्यम, आप लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, श्रमेण सर्वम साध्यम है। और इस बार इन्होंने अपनी 66 रेजिंग डे मनाया हुआ है। इसी के साथ अगर हम दोनों देशों के बीच में न्यू इमर्जिंग एरियाज को कवर करें तो स्पेस कोलैबोरेशन हो रहा है और भारत ने इंडिया भूटान के सैटेलाइट को 2022 में लॉन्च किया। फिनटेक कोलैबोरेशन में देखें तो हमारा जो रुपे कार्ड है वहां पर लॉन्च हो चुका है, जिससे कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को बढ़ावा दिया जा सके। भीम ऐप हमने वहां पर 2021 में लॉन्च किया है। ई लर्निंग एंड डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ भूटान्स ड्रुक रिसर्च नेटवर्क विद इंडियाज नेशनल नॉलेज नेटवर्क टू इनहेंस एजुकेशनल कनेक्टिविटी। अगला जो इवेंट है वो एक अवार्ड से रिलेटेड है और वर्ल्ड लॉ कांग्रेस ऑनर जो है एक भारतीय को दिया गया है। इन भारतीय का नाम है भुवन रिभु, अवॉर्डेड वर्ल्ड ज्यूरिडिक्शन एसोसिएशन मेडल ऑफ ऑनर, मार्किंग द फर्स्ट टाइम एन इंडियन लॉयर हैज बीन बेस्टोड विद द ग्लोबल रिकॉग्निशन। अब इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? क्योंकि चाइल्ड लेबर, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके, उस पर ये काम करते हैं। ही फाउंडेड जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन एज अ ग्लोबल लीगल इंटरवेंशन नेटवर्क with 250 plus partner organization in India, Nepal, Kenya and America. Ribu has led over 60 public interest litigation on child rights in the Indian court। तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार के बारे में बात करें तो the World Jurist Association Medal of Honor is one of the highest recognition for legal profession globally, presented by Javier Cremades, president of the World Jurist Association। The award highlights India's growing global role in child protection and the legal reform। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। यहाँ पर C.DOT के द्वारा सिनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आपका लाया गया है। अब देखिए, क्वांटम टेक्नोलॉजी हो, क्वांटम मैकेनिक्स हो, उस पर लगातार रिसर्च चलती जा रही है। सो द न्यूज इज सिग्निफिकेंट एज इट मार्क इंडियाज एंट्री into developing drone based quantum technology combining the strength of the public R&D and private innovation। तो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर क्वांटम टेक्नोलॉजी में ड्रोन्स को आपका बना रहा है। इसमें एक MOU अर्थात मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया। ये MOU क्या कहता है? टू डेवलप ड्रोन बेस्ड QKD सिस्टम यूजिंग BB84 प्रोटोकॉल विथ पोलराइजेशन ऑफ इनकोडिंग to achieve technology readiness level 6 or above, to enable quantum safe communication over airborne platform, to promote indigenous R&D under the आत्मनिर्भर भारत मिशन। देखिए, जो भी हम अपने इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी बनाएं या फिर किसी इक्विपमेंट का यूज करें तो उसमें चाइनीज टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। वो हथियार दुश्मन देशों के द्वारा जो है एक तरीके से उसको जैम ना किया जा सके, इसलिए भारत इसमें काफी तेजी से काम कर रहा है
और क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी इसमें काफी अहम रोल निभाएगी। तो देखिए जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये कहता है कि इट इज अ मेथड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन दैट यूजेस क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें इंक्रिप्शन कीज हम लगाएंगे। और जो BB84 प्रोटोकॉल है इसको 1984 में डेवलप किया गया था और इसके माध्यम से सिक्योरिटी अगेंस्ट ईव्स ड्रॉपिंग हम कर पाएंगे, ठीक है, जिससे कि किसी प्रकार से हमारे यहाँ सिक्योरिटी थ्रेट ना पहुंच सके। व्हेन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ड्रोन्स, दिस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैन प्रोवाइड फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल सिक्योर लिंक्स अक्रॉस द डिस्टेंसेस। नेक्स्ट इवेंट हमारे पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना, और इस परियोजना को साइन किया गया है महाराष्ट्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार के बीच में। ये जो आपका बेसिन है वो ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाएगा, जिससे कि जो वाटर का यूटिलाइजेशन है उसको सही प्रकार से दोनों राज्य भारत के कर पाए। So it is a joint inter-state groundwater recharge initiative under the Madhya Pradesh and Maharashtra will jointly develop the 3 Tapti river stream originating from Multai, मध्य प्रदेश। तो इसका आपका लोकेशन भी आपको पता रहना चाहिए। इसमें कहा गया है कि इट इज द थर्ड मेजर इंटर स्टेट रिवर प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग मध्य प्रदेश। इसके पहले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट था। मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच में पार्वती काली सिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट था। तो अगर आप महाराष्ट्र को देखोगे तो जैसे विदर्भ का वहां का इलाका है तो वहां पर पानी की बहुत कमी होती है। इस कारण से इस ताप्ती और नर्मदा दो नदियां ऐसी जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं और ये अरबियन सी में जाकर मिल जाती हैं, तो इनका यूटिलाइजेशन काफी अच्छे तरीके से हो सके। अगर आप की फैक्ट्स के बारे में जानोगे ताप्ती रिवर के, तो देखिए दिस रिवर इज द इंडिया सेकंड लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर आफ्टर द नर्मदा, फ्लोज थ्रू मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो 3 राज्यों से होकर बहती है और गुजरात में फिर जाकर अरब सागर में मिल जाती है। इट इज वन ऑफ द 3 मेजर रिवर्स इन इंडिया दैट फ्लो वेस्टवर्ड अलोंग नर्मदा एंड द माही। ठीक है, तो 3 नदियां हैं जो कि आपके वेस्ट में बहती हैं, नर्मदा, माही, ताप्ती। इट ड्रेन्स इनटू द अरबियन सी एट द गल्फ ऑफ खंबात इन गुजरात। बेसिन की बात करें तो ये सतपुरा रेंज से आपका निकलती है, महादेव हिल से होती हुई अजंता सतमाला हिल्स और फिर अरबियन सी में चली जाती है। ठीक है, इसकी टोटल 14 ट्रिब्यूटरीज हैं, 4 राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं जिनके नाम आप याद कर लो, वाकी, अनेर, अरुणावती, गोमाई। ठीक है, और 10 लेफ्ट बैंक में नीसू, अमरावती, बुरे, पंजहारा, बोरी, गिरना, वाघुर, पूर्णा, मोना और सिपना है। पूर्णा रिवर इज द मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी प्रोवाइडिंग पेरेनियल फ्लो। डैम्स एंड प्रोजेक्ट, इसमें उकाई डैम गुजरात में और हंतूर डैम महाराष्ट्र में चल रहा है। तो ये काफी की फाइंडिंग्स है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट हम इवेंट की तरफ चलेंगे जो कि वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2025 से रिलेटेड है। यहाँ पर कहा गया है कि द WHO रिलीज द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 25 ऑन इंटरनेशनल नर्सेस डे। अब आप ये बताइए कि इंटरनेशनल नर्स डे हम कब मनाते हैं। ठीक है, तो WHO ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है और अगर हम इसमें ग्लोबल क्राइटेरिया को देखें तो इसमें कहा गया है कि द ग्लोबल नर्सिंग वर्कफ्लो grew from $27.9 million in 2018 to $29.8 million in 2023, but 78% of nurses are concentrated in countries representing 49% of the global population। वहीं पर भारत की बात करें नर्स टू पॉपुलेशन रेशियो में, यानी कि कितने जनसंख्या पर कितनी नर्स हैं, तो इंडिया हैज ओनली 1.9 नर्सेस पर 1000 पीपल, यानी कि 1000 लोगों को देखने के लिए 2 नर्सेस भारत में हैं। फार बिलो WHO's रिकमेंडेड रेशियो ऑफ 3 नर्सेस पर 1000। ठीक है, तो एक पॉइंट हमको और बढ़ाना पड़ेगा तभी हम WHO का जो रिकमेंडेड रेशियो है उस पर हम आ पाएंगे। नर्सिंग वर्कफ्लो की बात करें तो भारत हैज ओवर 3.3 मिलियन नर्सेज रजिस्टर्ड विद द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, और ये ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है और इसके अभी के करंट के कैबिनेट मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा हैं और इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 के तहत इनकी स्थापना करवाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है 12 मई को हर साल आपका मनाया जाता है और इस बार इनकी थीम रखी गई है आवर नर्सेस
आवर फ्यूचर, केयरिंग फॉर नर्सेस स्ट्रेंथन्स इकोनॉमीज। तो इसको आप सभी जरूर पढ़ लें और अपने नोट्स में इसको लिखते जाएं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आपको पढ़ाई में अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो अपने तरफ से लाइक और शेयर जरूर दें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और भी आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इन क्लासेस से। इसी के साथ नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ेंगे। ये इवेंट एक यूनाइटेड नेशन डे का विसाख सेलिब्रेशन डे है, जिसको अभी आपके वियतनाम में कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसको हम सभी इंटरनेशनल डे ऑफ विसाख के नाम से जानते हैं। वियतनाम के हो ची मिन सिटी में आपका कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसकी थीम क्या रखी गई है? सॉलिडेरिटी एंड टॉलरेंस फॉर ह्यूमन डिग्निटी, बुद्धिस्ट विजडम फॉर वर्ल्ड पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मोदी जी ने कहा था ना कल कि शांति का मार्ग शक्ति से होकर जाता है, तो सिर्फ बुद्ध का वही ना पढ़े हम कि भैया शांति शांति शांति। शांति संघर्ष, बलिदान, खून, पसीना, ये सभी मांगती है, तो तभी शांति का रास्ता आपका पूर्ण होता है। विसाख डे इज द होलीस्ट डे इन द बुद्धिज्म, ऑब्जर्व्ड ऑन द फुल मून ऑफ द मार्क द बर्थ एनलाइटमेंट महापरिनिर्वाण ऑफ द लॉर्ड बुद्ध, ऑल ऑफ विच हैपेंड ऑन द सेम डे। अब चलिए, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, जो अभी तक मैंने पढ़ाया, अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो, आपके कोई क्वेश्चन हो, तो आप जरूर पूछिए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे आज के क्वेश्चंस की तरफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, व्हेन इज द इंटरनेशनल नर्सेस डे ऑब्जर्व्ड? ऑप्शंस आर 10th में, 11th में, 12th में या फिर 13th में। तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है 12th मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्टेट ऑफ आर्ट वर्ल्ड्स नर्सिंग डे रिपोर्ट 2025? यूएन, रेड क्रॉस, WHO या फिर इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस? पढ़ते जाएं आप सभी अपने अपने आंसर लगातार कमेंट बॉक्स में बताते जाएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अगला प्रश्न, विच इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन भारत आफ्टर नर्मदा? गोदावरी, ताप्ती, महानदी, यमुना? तो नर्मदा नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, पश्चिम में बहने वाली नदी भारत की कौन सी है? इसका सही उत्तर है ताप्ती। इसको तापी भी कहते हैं, ताप्ती भी कहा जाता है। ठीक है। और मध्य प्रदेश से सतपुरा रेंज से निकलती है। द ताप्ती रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो जो ये ताप्ती नदी है, भारत के किन किन राज्यों से होती हुए ये बहती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। समय काफी अच्छे तरीके से ले लीजिए। आप जानते हो जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहा करती है, तो काफी ध्यान से आपको पढ़ना है और उसके बाद अपने अपने आंसर बताते जाने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। पहले तो मध्य प्रदेश से शुरू होगी, फिर महाराष्ट्र जाएगी, फिर उसके बाद गुजरात जाएगी। अगला प्रश्न, द ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट इज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ विच टू इंडियन स्टेट्स? गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर पंजाब, हरियाणा? तो ये जो आपका मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट है ताप्ती का, वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में अभी हाल ही में साइन किया गया है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस इक्विपमेंट हैज नॉट बीन एक्वायर्ड बाय भारत फ्रॉम रशिया? S-400, MiG-29, कामो हेलीकॉप्टर, राफेल फाइटर जेट? देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफेंस से रिलेटेड है और आपके एग्जाम में पूछे जाने की इसकी प्रबल संभावना है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। देखिए जो राफेल जेट है इसको भारत ने फ्रांस से खरीदा हुआ है। फ्रांस की जो डसॉल्ट एविएशन कंपनी है वो ये इस जेट को बनाती है। ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। भारत के पास कुल 36 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट हैं। अगला प्रश्न, द नेम ब्रह्मोस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू रिवर्स? गंगा, वोल्गा, यमुना, लीना, ब्रह्मपुत्र, मोस्कवा या फिर इंडिया डैनेपर? तो ब्रह्मोस एक भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका यूज अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया और इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र एंड मोस्कवा। अगला प्रश्न, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ब्रह्मोस एरोस्पेस ज्वाइंट वेंचर इज ओन्ड बाय इंडियाज DRDO? 49.5%, 50%, 51%, 50.5%? तो देखिए इसका जो ज्वाइंट वेंचर हमको मिला है वो 50.5% का है। अगला प्रश्न, वेयर डज द
इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम प्रोवाइडेड ट्रेनिंग नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो हमारे द्वारा भूटान को ट्रेनिंग 1961-62 से अभी तक दी जा रही है। अगला प्रश्न, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग मोस्ट ऑफ रोड्स इन भूटान अंडर प्रोजेक्ट दंता? कौन सी हमारी ऑर्गन है? इंडियन रेलवेज, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या फिर CPW, ठीक है, PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है, जिसको सीमा सड़क संगठन कहते हैं। अगला प्रश्न, द रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान लॉन्च अ क्रिप्टो बेस्ड टूरिज्म पेमेंट सिस्टम इन पार्टनरशिप विद पेपल एंड SBI, बाइनेंस पे एंड DK बैंक, मास्टर कार्ड एंड एक्सिस बैंक, कॉइनबेस एंड HDFC बैंक। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाई इंटेंसिटी काउंटर टेरर ऑपरेशन लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी इन सोफिया, साउथ कश्मीर? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑपरेशन किलर या फिर ऑपरेशन शक्ति? तो इसका राइट आंसर आपका ऑपरेशन किलर है, जिसमें हमारे सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। अगला प्रश्न, विच कंट्री रिसीव्ड अ $50 million गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल फ्रॉम इंडिया टू एड इट्स फिजिकल रिफॉर्म एफर्ट? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मालदीव्स। अगला प्रश्न, इन विच सिटी वाज द नई दिशा इनिशिएटिव लॉन्च बाय पुलिस टू रीजनरेट स्कूल ड्रॉप आउट्स इनटू इंडियन एजुकेशन सिस्टम? ठीक है, ड्रॉप आउट ना हो, लोग स्कूल छोड़कर ना भागें, उनका ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बेहतर हो। तो देखिए, इस पुलिस का नाम है नई दिल्ली की पुलिस, ठीक है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न, विच कंपनी पार्टनर विद द C-DOT टू डेवलप ड्रोन बेस्ड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी? टाटा कम्युनिकेशन, इन्फोसिस, सिनर्जी क्वांटम, HCL टेक्नोलॉजी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज द सिनर्जी क्वांटम। अगला प्रश्न आपके लिए, विच ऑर्गेनाइजेशन इज सपोर्टिंग द UP एग्रीज एंड AI प्रज्ञा इनिशिएटिव लॉन्च इन उत्तर प्रदेश? कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, कल की वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है। और इस प्रश्न का सही आंसर है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, ठीक है। UP एग्रीज इज एम एट ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर इन 28 डिस्ट्रिक्ट थ्रू क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रैक्टिसेस एड्रेसिंग बोथ प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज किया जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आज के होमवर्क की तरफ। सो टुडेज होमवर्क इज, व्हेन वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपॉइंटेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट of the Constituent Assembly? Options are December 11, 1946, November 12, 1946, October 27, 1946 या फिर September 18, 1946। इसका आंसर आपको बताना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी तरफ से सपोर्ट जरूर करते जाएं और इस सेशन को अपनी तरफ से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपके लिए है। जय हिंद।